एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी इन दो परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं 25 क्वेश्चंस के, उस सीरीज का ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 176 से 200 तक डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स के परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, वैसे प्रश्नों का ये संकलन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने 8वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लिली, किलर ऑफ द फ्लावर मून, ओपेनहाइमर और बारबी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी, ये ओपेनहाइमर मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, इस फिल्म ने इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में कुल 5 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो और विजेता हैं उनके नाम है सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा की कैटेगरी में, उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता जो है वो सिलियन मर्फी हैं, इसी ओपेनहाइमर मूवी में ये अभिनेता हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता लिली ग्लैडस्टोन है, ये किलर ऑफ द फ्लावर मून मूवी में है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर, इनको भी ये ओपेनहाइमर मूवी के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने ये ओपेनहाइमर मूवी क्या की है, डायरेक्ट की है। तो इस तरह से इनको 5 पुरस्कार मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो है वो आयोजित किया जाता है। और ये दिवस जो है वर्ष 1915 में इसी दिन अर्थात 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे हुए थे, और गांधी जी की इसी यात्रा की स्मृति में जो है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और पहली बार ये वर्ष 2003 में ये दिवस मनाया गया था। पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और अनुकूलता के मामले में वर्ष 2023 में शीर्ष शहर बनकर उभरा है। पुणे, बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये चेन्नई शहर जो है वो वर्ष 2023 में कामकाजी जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए इंक्लूजन और उनके लिए अनुकूलता के मामले में क्या है, शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो श्रेणी 1 या कैटेगरी 1 के शहर है उसमें चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये जो नाम लिखे हैं ये 10 सबसे अनुकूल शहर रहे हैं, जिसमें शीर्ष स्थान जो है वो चेन्नई को दिया है। और अगर 10 लाख से कम आबादी की बात करें, जो श्रेणी 2 या टायर 2 शहर हैं, इसमें शीर्ष स्थान जो मिला है त्रिची को मिला है। और ये जो लिस्ट लगी है ये 10 शहर जो है वो सर्वश्रेष्ठ शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उग्रम UGRAM क्या है? एक स्वदेशी ड्रोन, एक स्वदेशी मिसाइल, एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल और एक स्वदेशी सैटेलाइट। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये उग्रम जो है वो भारत की एक स्वदेशी क्या है, असॉल्ट राइफल है। ठीक है, जिसका विकास भारत का जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान है DRDO, इसके आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDI, ठीक है, इसने, और हैदराबाद में एक जो फर्म है जिसका नाम है द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने मिलके जो भारतीय सशस्त्र बल हैं, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, और जो अर्ध सैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और जो राज्य पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उनके लिए देश की नई घरेलू निर्मित असॉल्ट राइफल उग्रम क्या की है, लॉन्च की है। तो इसके निर्माता में कौन है? DRDO और द्वीप आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये राइफल जो है इसकी मारक क्षमता जो है वो 500 मीटर तक है, मतलब ये 500 मीटर दूरी तक के लक्ष्य को क्या कर सकती है, भेद सकती है। इसका जो वजन है वो 4 किलोग्राम से भी कम है। इसके बाद ये राइफल जो है वो एक मैगजीन के साथ आती है, जिसमें 20 राउंड या 20 बुलेट जो है इसमें कैरी की जा सकती हैं। और ये सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक मोड इन दोनों में क्या कर सकती है, ये फायर कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है वो भारत की स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम, चूंकि सरकार का जो है वो मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा जोर है। ठीक है, और सरकार रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता जो है वो चाहता है, तो वैसे परिदृश्य में ये क्वेश्चन जो है वो करंट का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 16 जनवरी को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में
मनाया जाता है। और पहली बार ये जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है ये वर्ष 2022 में मनाया गया था। 2022 में मनाया गया, फिर 23 में मनाया गया और 24 में मनाया गया। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है? जमीनी स्तर पर या ग्राउंड लेवल पर स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है ये 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं जो वार्षिक बैठक या एनुअल मीटिंग है 15 जनवरी 2024 को कहां शुरू हुई है? ठीक है, तो ये बैठक कब आयोजित हुई? 15 जनवरी 2024 को आपको बताना है कहां आयोजित हुई। भारत, यूएसए, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन डी, ये बैठक 15 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में भी इसका शहर है जिसका नाम है दावोस। ठीक है, तो ये दावोस शहर में आयोजित की गई। और इस बैठक का जो विषय या थीम था वो थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, और इस बैठक में नई प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्नोलॉजीज द्वारा अवसरों की खोज, निर्णय लेने और वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव, जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उन पर उनके क्या इफेक्ट होंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करने पर क्या कहता है, जोर दिया गया। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल विश्व आर्थिक मंच के बारे में। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई। ये क्या है? एक गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मुख्यालय जो है वो कॉलोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस्ताद राशिद खान जिनका 9 जनवरी 2024 को निधन हो गया है, किस राज्य से संबंधित थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये उस्ताद राशिद खान जी हैं, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, और इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। ठीक है, और ये क्या करें, ये क्या है, ये रामपुर सेवासन घराना जो है, ठीक है, उसके संस्थापक इनायत हुसैन खान के क्या है, ये पर्प होते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित भी हैं, और जो रामपुर सहवासन घराना है, सहसवान घराना है जो उत्तर प्रदेश का, उसके संस्थापक इनायत हुसैन खान के पर्प होते हैं। इसके अलावा इनको वर्ष 2006 में पद्मश्री और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये इनका जो उत्तर प्रदेश में महत्व क्या है उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी कि राशिद खान जी जो हैं वो भारतीय गायन संगीत के भविष्य के लिए क्या है, एक आश्वासन या प्रॉमिस है। ठीक है, तो ये जो है इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो इनका जो व्यक्तित्व है वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स देखेंगे, एग्जाम के पेपर्स देखेंगे, तो उसमें क्या हुआ है, अगर किसी बहुत चर्चित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, तो उनके निधन से संबंधित क्वेश्चन आयोग ने पूछा हुआ है, और काफी डिटेल में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। और चूंकि ये जो राशिद खान जी हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बहुत चर्चित भी हैं, तो इस वजह से हमने इन क्वेश्चन को क्या किया है, इसमें ऐड किया है। साथ ही जो भी इनसे संबंधित बहुत रेलिवेंट, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो डिटेल हो सकती है उनको इनमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आप ये डिटेल जो है वो चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेके या साथ में जो है इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा नीचे ये टेलीग्राम का, संस्थान का जो टेलीग्राम चैनल है, step_2_सक्सेस, इसके अलावा संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ के ये जो भी हम लोग कंटेंट यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो पीडीएफ के फॉर्म में भी आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, वहां से आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये पीडीएफ वगैरह किस तरह से मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 जनवरी को ही मनाने का जो कारण है वो ये है कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2024 का जो हिंदी दिवस है उसकी अगर थीम की बात करें तो थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान या ट्रेडिशनल जो नॉलेज है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या करना है, जोड़ना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी जो है वो दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली क्या है, भाषा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है। और इसके अलावा भारत में हर साल 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए आपका, एक तो हिंदी दिवस और एक दूसरा क्या हो गया आपका, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, दो आपके इसमें क्वेश्चन हो गए, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? 82, 85, 80 और 78। तो इसका सही जवाब
ऑप्शन सी, ये जो वर्ष 2024 का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया है, इसमें भारतीय पासपोर्ट को विश्व में 80वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, जबकि प्रथम स्थान पर अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट जो हैं वो संयुक्त रूप से रहे हैं। द्वितीय स्थान पर दक्षिण कोरिया, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 देशों के पासपोर्ट एक साथ रहे हैं। तृतीय स्थान पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड, जबकि इसमें इंडेक्स में जो अंतिम स्थान है वो अफगानिस्तान को मिला हुआ है। भारत जो है वो 80वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, मिलन 2024 क्या है? डिजिटल भारत कार्यक्रम, वैश्विक नवाचार सम्मेलन, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो मिलन 2024 है ये भारतीय नौसेना का क्या है, एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इस अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 के बीच में किया गया है। और ये क्या है, एक द्विवार्षिक जो है, ये मतलब साल 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। और ये भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, उस ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप 4 विदेशी देश जो हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ 1995 में शुरू हुआ था। हालांकि अब तो इसमें जो है लगभग 20 देश जो है इसमें भाग लेते हैं। ये काफी बड़ा अभ्यास बन के जो है वो भारतीय नौसेना इसका आयोजन करती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी, ये जो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है वो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। ठीक है, ये घोषित हुआ है। और ये डार्क स्काई पार्क जो है वो रात के आसमान की प्रकाश प्रदूषण से सुरक्षा के लिए नामित क्षेत्र है। अर्थात इन डार्क स्काई पार्क जो होंगे इनमें रात में क्या होगा, आर्टिफिशियल लाइट के थ्रू क्या होगा, जो पॉल्यूशन नहीं होगा, जो लाइट पॉल्यूशन है वो इनमें नहीं होगा। किसी भी प्रकार की इनमें आर्टिफिशियल लाइट नहीं होगी। और इससे क्या होगा, ये पहले तो प्रकृति और वन्य जीवन के लिए क्या होंगे, जो है बहुत सहायक होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा जो लोग खगोल विज्ञान में रुचि रखते हैं उनके लिए अनुसंधान में ये समान रूप से सहायता करेंगे। तो इससे जो फ्लोरा एंड फौना है उस एरिया का, वो तो जो है वो लाभ प्राप्त करेगा ही। इसके अलावा जो खगोलविद हैं उनको भी इससे क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क हो गया। अगला क्वेश्चन, कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? ठीक है, 2 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, संसद रत्न और संसद महारत्न। तो जो अभी 17वीं लोकसभा समाप्त हुई है तो उसके लिए जो है वो संसद रत्न पुरस्कार घोषित किए गए हैं। आपको बताना है कितने सांसद चुने गए, 3, 4, 5 और 6। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, लोकसभा के 5 सांसद जो हैं वो सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए। इन पुरस्कारों की घोषणा जो है वो 7 जनवरी को की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सुकांत मजूमदार और सुधीर गुप्ता, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, एनसीपी के अमोल राम सिंह कोहले और कांग्रेस के कुलदीप रॉय शर्मा। तो इस तरह से ये 5 सांसदों को जो है वो सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। बात करें इन पुरस्कारों की, तो पुरस्कार वर्ष 2010 में स्थापित किए गए थे और ये पुरस्कार जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हैं इनकी शिक्षाओं से प्रेरित हैं, जिन्होंने चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का क्या किया था, शुभारंभ किया था। तब के बाद से ये पुरस्कार लगातार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन यूएवी, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल जो है, एरियल व्हीकल सॉरी, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। पवन 12, मारुत 16, पुष्पक 8 और दृष्टि 10। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये दृष्टि 10 नाम का जो है ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन है, इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसको 10 जनवरी को अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस द्वारा निर्मित जो है ये वाहन है, जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये जो विमान है ये क्या कर सकता है, 36 घंटे की उड़ान क्षमता और 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता के साथ ये क्या है, एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनियंस जो है ये वाहन है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, सर्विलांस भी कर सकता है, ये मॉनिटरिंग भी कर सकता है और ये जासूसी करने के लिए जो है वो बहुत केपेबल है। ठीक है, इसका निर्माण अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, जंजीबार के पश्चात आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपने नए परिसर खोलने की घोषणा की है? म्यांमार, श्रीलंका, सऊदी अरब और जर्मनी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जंजीबार के पश्चात आईआईटी मद्रास ने
श्रीलंका में जो है अपना नया कैंपस खोलने की घोषणा की है और श्रीलंका के कैंडी में ये परिसर जो है वो खोला जाएगा। तो आईआईटी मद्रास के दो जो है वो कैंपस हो गए, एक जंजीबार में और दूसरा कैंडी श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, सेलिब्रेट करने की घोषणा की है? परिवर्तन का वर्ष, आधुनिकीकरण का वर्ष, प्रौद्योगिकी अपशोषण का वर्ष, तकनीकी परिवर्तन का वर्ष। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये भारतीय थल सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष या ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, यहां याद रखिएगा ये थल सेना का है, भारतीय सेना नहीं, भारतीय सेना की थल सेना का है। ठीक है, और ये जो वर्ष है ये भारतीय सेना के जवानों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और संस्थागत, प्रक्रियात्मक और तकनीकी उपायों के माध्यम से साइबर डोमेन का प्रभावी ढंग से दोहन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, इस ईयर के थ्रू ये काम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 के लिए सबसे बड़ा जोखिम बनकर उभरा है। आर्थिक कमजोरी, युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु परिवर्तन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के लिए जो है वर्ष 2024 में ये सबसे बड़ा जोखिम बनके उभरा है। ये रिपोर्ट जो है वो 10 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है, जिसमें इन्होंने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन या संचालित गलत सूचना का जो जोखिम है, ठीक है, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन का जोखिम है, उसको जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आर्थिक कमजोरी से भी इन्होंने आगे रखा है, उससे भी ज्यादा इसको खतरनाक माना है। ठीक है, क्या माना है? एआई ड्रिवन गलत सूचना जोखिम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रॉन्ग इंफॉर्मेशन को इन्होंने जो है इसका जो जोखिम है उसको सबसे खतरनाक माना है। बाकी ये जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है ये ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप के सहयोग से तैयार की गई है। ठीक है, और रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच की। ठीक है, तो इसमें जो भी डेटा हम लोगों ने कंपाइल किया है वो पूरा का पूरा ये ध्यान में रखते हुए किया है कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है और इस तरह के परीक्षा में जो है वो क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको वीडियो, इसके कंटेंट, जो क्वेश्चंस हैं, फ्रेमिंग कैसी लग रही है, इसके बारे में आप हमें वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। आपके वीडियो के जो कमेंट है वो फीडबैक है, उस फीडबैक के माध्यम से हम इन वीडियोस को आपके और उपयोग में कैसे लाया जा सके, इनको और कैसे ज्यादा सुधारा जा सके, उसके बारे में प्रयास कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक जरूर साथ में देते रहें और इनकी पीडीएफ्स के लिए आप हमें टेलीग्राम और नीचे व्हाट्सएप जो दिया हुआ है इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। उस उपग्रह का आपको नाम बताना है। आइंस्टीन प्रोब, गैलीलियो प्रोब, तियांगोंग प्रोब और शिन्हो प्रोब। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये चीन ने आइंस्टीन प्रोब नाम से एक नया उपग्रह लॉन्च किया है जो क्या करेगा? ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करेगा। ये जो आइंस्टीन प्रोब है ये चीन के दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2 सी वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये डिटेल आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा है, बट जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें अब क्या हुआ है, कमीशन ने जो अन्य देशों के महत्वपूर्ण सैटेलाइट हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पड़ोसी है वो किस तरह के सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहा है, इस वजह से ये डिटेल यहाँ पे हमने ऐड की हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किए गए हैं। ठीक है, इंदौर और वाराणसी, इंदौर और नवी मुंबई, नवी मुंबई और सूरत, इंदौर और सूरत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये 1 लाख से अधिक आबादी वाली जो श्रेणी है उसमें इंदौर और सूरत जो है वो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किए गए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत। और ये पुरस्कारों की घोषणा 11 जनवरी 2024 को की गई है। इसके अलावा इसमें जो और पुरस्कार दिए गए हैं उनका ये हमने टेबल यहाँ पे लगाया हुआ है, आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ लें। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के हमसे इनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में किन 2 देशों के तट रक्षक बलों के बीच एक संयुक्त अभ्यास सहयोग का आयोजन आयोजित किया गया? भारत और सिंगापुर, भारत और श्रीलंका, भारत और जापान, भारत और म्यांमार।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये सहयोग काइजिन जो अभ्यास है, ये भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया। और ये क्या है, दोनों देशों के तट रक्षक या कोस्ट गार्ड है, उनके बीच जो है ये आयोजन किया गया। और इसका आयोजन 8 से 12 जनवरी 2024 के बीच चेन्नई के तट पर किया गया। ये अभ्यास वार्षिक है, 5 दिवसीय है, ठीक है, 5 दिन इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है सहयोग काइजन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस परियोजना के तहत भारतीय सैन्य इतिहास को संरक्षित किया जाएगा? शौर्य संकलन, वीर गाथा, उमंग और बलिदान कथा। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये भारतीय सैन्य इतिहास जो है वो शौर्य संकलन प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है, जो है संरक्षित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का पूरा नाम देखें तो पूरा नाम है शौर्य संकलन सैन्य इतिहास का डिजिटल संग्रह। और इस प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 1948 के जम्मू और कश्मीर संघर्ष, 1961 के गोवा मुक्ति संघर्ष, 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्धों पर लगभग 700 घंटे 700 आवर्स का ऑडियो वीडियो कंटेंट या ऑडियो विजुअल कंटेंट और 11 लाख प्रश्नों का रिकॉर्ड संग्रहित किया गया है, ठीक है। ये जो है इतिहास का संग्रहण किया गया है। और ये जो पहल है, सेना के गौरवशाली अतीत को जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए संरक्षित करने के सेना के प्रयासों के तहत शुरू की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 को कहां आयोजित किया गया? कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ और मुंबई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये जो जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 है, इसको 12 जनवरी को मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है। ये 12 जनवरी को आयोजित किया गया है, ठीक है। और इसका जो विषय था या थीम था, वो थीम था डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है, वो सरकारी प्रयासों का लाभ उठाना, नागरिक समाज और समुदायों को शामिल करना और नवीन जलवायु सेवाओं और परिवर्तन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है, ठीक है। इसके अलावा सम्मेलन में वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है उसको हासिल करने के लिए भारत के रोड मैप की रूपरेखा तैयार की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्थाया, ठीक है, किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और म्यांमार, भारत और थाईलैंड, भारत और सिंगापुर, भारत और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो एक्स अयुत्थाया है जो अभ्यास, ये भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया। और इसमें दोनों देशों की क्या किया है, 9 सेनाओं ने भाग लिया है। और यह आयोजन 20 से 23 दिसंबर 2023 तक किया गया है। मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूं कि ये जो अभ्यास हैं, इनमें महत्वपूर्ण ये भी है कि ये किन सेनाओं के बीच में है, थल सेनाओं के बीच, नौ सेनाओं के बीच या वायु सेनाओं के बीच। तो जब भी आप कभी युद्ध अभ्यास के बारे में पढ़ें, तो आप ये विशेष रूप से देख लें कि इसमें कौन सी सेनाएं जो है वो शामिल हैं, ठीक है। तो ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में है। और ये जो दोनों देशों के दो सबसे पुराने शहर हैं, जिसमें भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयोध्या, इन दो शहरों के महत्व का क्या है, प्रतीक है। और इस अभ्यास के साथ साथ एक भारत थाईलैंड के बीच एक कोऑर्डिनेटेड गश्ती या पेट्रोलिंग अभ्यास होता है, जिसको इंडो थाई कारपेट या केवल कारपेट ही बोलते हैं। इसके भी 36वें संस्करण का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये दो हो गए, एक एक्स अयुत्थाया और इंडो थाई कारपेट या केवल कारपेट। अगला क्वेश्चन, प्रभा अन्य जी जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? लेखक, वैज्ञानिक, शास्त्रीय गायिका और इतिहासकार। तो ये प्रभा अन्य जी जो है, ये एक शास्त्रीय जो है वो गायिका है, क्लासिकल सिंगर है, जिनका 92 वर्ष की आयु में क्या है, 13 जनवरी 2024 को निधन हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के किराना घराने की प्रमुख नर्तकियों में से एक है। तो ये शास्त्रीय गायिका भी हैं और ये नर्तकी भी हैं, ठीक है। और इन्होंने दुनिया भर में शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इनकी भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1990 में इन्हें पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जो भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसमें सबसे बड़ा सम्मान तो भारत रत्न है, उसके बाद जो द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म पुरस्कार, इनमें 3 कैटेगरी हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये तीनों पुरस्कार इनको जो है वो दिए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के किराना घराने से संबंधित हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, वो पीसीएस और आरओ एआरओ इन दोनों परीक्षाओं के लिए क्या हो जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको शामिल किया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें, ताकि हमें भी पता लगे कि आप जो है वो ठीक से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको चीजें ठीक से समझ में आ रही हैं।
थोड़ी सी डिटेल किराना घराने के बारे में भी। ये भारतीय शास्त्रीय ख्याल घराने में से एक है, ठीक है। जो संगीत की ख्याल विधा है उस घराने से ये संबंधित है। और किराना घराना शैली की मुख्य विशेषता जो है वो स्वर या व्यक्तिगत नोट्स है, ठीक है। और जो संस्थापक है किराना घराने के, उनका नाम है अब्दुल करीम खान। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश की 5 लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। सही जवाब इसका ऑप्शन सी। ये भारत ने अर्जेंटीना की 5 लिथियम खदानों के या 5 लिथियम ब्लॉक के लिए क्या है कि अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। बाकी अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया ये तीनों देश मिलकर क्या करते हैं सॉरी, लिथियम ट्रायंगल का जो है ये निर्माण करते हैं। और चिली और बोलीविया जो देश है इनके पास दुनिया के कुल लिथियम संस्थानों का आधे से अधिक हिस्सा है, जबकि बोलीविया क्या है, लिथियम भंडारों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर, और अर्जेंटीना जो है वो दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार अपने पास रखता है। और ये चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना तीनों मिल जाते हैं तो लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। और चिली और बोलीविया अगर मिल जाएं तो ये दुनिया में जो कुल लिथियम संसाधन है उसका आधे से अधिक हिस्सा इन दोनों देशों के पास अकेले है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 9वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ये जो 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका आयोजन हरियाणा, और हरियाणा में भी बात करें तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। और जो आयोजन का थीम था, विषय था अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। और इसका जो मुख्य उद्देश्य आयोजन का, जनता को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान की खुशी का जश्न मनाना है। तो ये हो गया आपका 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है उस 8 में हमारे इतने ही क्वेश्चंस हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और चैनल से लगातार जुड़े रहें। इसके अलावा आप चैनल से जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी यूपीपीसीएस और आरओ की परीक्षा के लिए नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।